आपका स्वागत है। जबलपुर कई लेखकों और साहित्यकारों का क्षेत्र रहा है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रसिद्ध पर्यावरणवादी अमृतलाल बेगड़ जैसे साहित्य के सूरमा का भी शहर है। जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है। यह नाम उसे ऐसे ही नहीं मिल गया। कहा जाता है यहाँ हुए आचार्य मनीषियों और ऋषियों ने उसे अपने संस्कारों का उपहार दिया, तब कहीं जाकर यह संस्कारधानी कहलाया। सबसे पहले तो दो प्रकार से एक शहर की और एरिया की ग्रोथ होती है। या तो आपको अच्छा नेतृत्व मिलता है, उससे ग्रोथ होती है, या पब्लिक में इतनी एनर्जी होती है कि पब्लिक शहर को बड़ा बना देती है। हमको जबलपुर की पब्लिक एनर्जी तो मिसिंग दिखती है, क्योंकि पब्लिक में वो इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप का जबलपुर में कम है। लीडरशिप की वैक्यूम है। गवर्नमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन देती नहीं है तो सपोर्ट क्या करेगी। तो अब मुंह देखी बात तो मैं ये कह सकता हूं कि जबलपुर जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, और एक प्रकार से जबलपुर जब तक राजधानी नहीं बनेगा, तब तक ये संस्कारधानी का भविष्य उतना उज्जवल नहीं हो सकता जैसे कि मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों का है। जबलपुर शहर संगमरमर चट्टानों के बीच कल कल कर बहती नर्मदा की यादगार दृश्यों के लिए विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। गोंड राजाओं की राजधानी तथा कलचुरी वंश के राजाओं की कर्म भूमि रहा जबलपुर जवानी ऋषि के तपोभूमि में भी रहा है। धुआंधार जल प्रदाय भेड़ाघाट के निकट एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की 100 फुट तक ऊंची चट्टानें भेड़ाघाट की खासियत है। संगमरमर की चट्टानें चांद की रोशनी में भेड़ाघाट की सैर एक अलग ही तरह का अनुभव कराती है। भेड़ाघाट के पास नर्मदा का पानी एक बड़े झरने के रूप में गिरता है। यह स्पॉट धुआंधार फॉल कहलाता है। आपके पिताजी भी जज थे। जबलपुर ने इतनी अच्छी जुडिशरी हिस्ट्री है। जस्टिस जी एस वर्मा साहब आपके वालिद साहब के दोस्त थे, साथी थे। तो जबलपुर का ये जो न्यायिक विकास हुआ है, और आप खुद इतने बड़े हिंदुस्तान के मशहूर वकील हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि जबलपुर का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ लॉ। 1956 1 नवंबर 1956 में नया मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तो पहले चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के उस वक्त जस्टिस हिदायतुल्लाह बनाए गए थे। वो नागपुर से आए थे। हिदायतुल्लाह साहब बाद में उपराष्ट्रपति बन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने पहले, उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, और उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की देश में। बहुत बड़ा कार्यकाल उसके बाद जस्टिस पीवी दीक्षित का था, जो लगभग 10 साल चीफ जस्टिस थे। उस वक्त के जो टॉप वकील थे बोला करते थे कि उनकी स्थान तो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए। उसके बाद भी बहुत नामचीन लोग आए। हमको याद है जस्टिस जीपी सिंह हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। उनकी किताबें हर लॉ ऑफिस में आपको मिलेंगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, मगर पॉलिटिकल कारणों से उनको भी एलिवेट नहीं किया गया था। वर्मा साहब हमारे एक शाइनिंग स्टार थे, और वर्मा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी बने, और सबसे बड़ी बात उन्होंने देश का विश्वास अर्जित किया जी। मतलब वर्मा साहब की पोजीशन दिल्ली में ये थी कि अगर देश संकट में पड़ता था और किसी जज या कमीशन की जरूरत पड़ती थी, तो एक स्वर में पूरा देश की जनता कहती थी वर्मा साहब का कमीशन बना दो, और वर्मा साहब अपना काम 2 या 3 महीने में खत्म करके रिपोर्ट दे देते। संगमरमर के पत्थरों के बीच हुए के रूप में उठता पानी, सफेद झाग, मानो बादलों ने खुद यहां उतर जाने की जिद की है। सुंदरता ऐसी देखकर जन्नत की कल्पना आसानी से की जा सकती है। नर्मदा के जल प्रदाय के लिए मशहूर भेड़ाघाट गर्मियों के लिहाज से
सबसे फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। प्राकृतिक मानव यहाँ अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ नृत्य करती है। हरियाली से भरे रास्ते, शांत वातावरण, कलकल की ध्वनि से बहते पानी पर प्रस्फुलित होती है। सूरज की किरणों धरती पर इंद्रधनुषी सुंदरता का एहसास कराती है और सफेद पत्थरों के बीच से उफान लेता पानी झाग बनकर बहता है, मानो कोई रुई से रुई के परिंदे पर अटखेलियां कर रहा हो। रोमांच और रूप का ऐसा अनूठा संगम चांदनी रातों में दुगना हो जाता है। इसके जादुई अनुभव से यहां आने वाला कोई पर्यटक अछूता नहीं रहता। भेड़ा घाट का अद्वितीय झरना, उसका वेग और धुएं के समान बनता पानी अपने आप में खूबसूरती का गढ़ है। धुएं से उठते पानी की वजह से ही इस झरने को धुआंधार कहते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह धुआंधार फॉल ही है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य के काल में बनाया गया था। इसके आसपास सफेद पत्थरों के बीच नर्मदा नदी का प्रवाह बेहद सुंदर रूप से देखा जा सकता है। यह वही जगह है जहां फिल्म अशोका का गाना रात का नशा फिल्माया गया था। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए की अधिकांश शूटिंग भी भेड़ा घाट में ही मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल कहलाता है और यहाँ के पर्यटन स्थल यहाँ आने वालों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल देश के बाकी हिस्सों पर काफी मामलों में भिन्न हैं। 64 योगिनी मंदिर, दुर्गा माँ का यह मंदिर पहाड़ी पर बना है। इसकी खूबसूरती सफेद पत्थरों और नर्मदा से कई गुना बढ़ जाती है। इसकी दीवारों पर कलचुरी काल की आकृतियां उकेरी गई हैं। मान्यता है कि भेड़ा घाट के इस 64 योगिनी मंदिर में एक खुफिया रास्ता है जो गोंड रानी दुर्गावती के महल तक जाता है। जबलपुर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता के बाद भी जबलपुर एक अत्यंत राजनीतिक जागरूकता वाला शहर बना रहा और मध्य प्रदेश में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता रहा है तथा देश की राजनीतिक विशिष्टता में सक्रिय योगदान भी देता रहा है। सेठ गोविंद दास, बेहवार राजेंद्र सिंह जी, द्वारका प्रसाद मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश महर्षि महेश योगी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भारतीय कवित्री हरिशंकर परसाई, भारतीय व्यंग्यकार पंडित रामेश्वर गुरु, केशव पाठक, भवानी प्रसाद तिवारी, भूपेंद्र नाथ कौशिक, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अमृतलाल वेगड़, भारतीय पर्यावरण अर्जुन रामपाल, भारतीय अभिनेता ब्रजेश मिश्र, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, रघुवीर यादव, पुष्पा जोशी, मुस्कान किरार, भारतीय महिला तीरंदाज श्रेया अग्रवाल, भारतीय महिला निशानेबाज और सबसे ऊपर ओशो रजनीश जबलपुर के निवासी रहे हैं। भारत का पहला सत्याग्रह 1923 में यहीं पर हुआ था। तिगवा में गुप्त काल का विष्णु मंदिर है। देश में पहली बार टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बुंदेलखंड महाकौशल के पहले शहीद गुलाब सिंह को जबलपुर कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने 16 साल की आयु में सीने पर गोली खाई थी। सेंट्रल जेल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति जुड़ी हुई है तो अंग्रेजों से लोहा लेने वाले अमर सेनानियों में शामिल राजा शंकर शाह, उनके बेटे रघुनाथ शाह पर
आज भी इस धरा को गर्व की अनुभूति होती है। संस्कारधानी जबलपुर गोंडवाना शासकों की वीरता और उनके द्वारा किए कार्यों से समृद्ध है। गोंडवाना शासकों में दो वीर सपूत राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने अपनी कविताओं से आजादी की ऐसी अलख जगाई कि अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। अंग्रेजों ने पिता पुत्र को तोप से उड़ा दिया। गोंड वंश के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, जब बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेजों के सामने कमजोर साबित हो रही थी। जबलपुर में अंग्रेजों की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि जबलपुर से पूरे महाकौशल में कंपनी का वर्चस्व फैल जाए, लेकिन राजा शंकर शाह को यह मंजूर नहीं था। जबलपुर में 1857 में तैनात अंग्रेजों की 52nd रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। उसकी क्रूरता को देखकर गोंडवाना, वर्तमान में जबलपुर के राजा शंकर शाह ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजा और राजकुमार दोनों अच्छे कवि थे। उन्होंने अपनी वीर रस की कविताओं से अंग्रेजों के खिलाफ गोलाबंदी कर दी। विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलग गई। अंग्रेजों ने 14 सितंबर की रात को शंकर शाह को महल के चारों ओर से घेर लिया। धोखे से राजा शंकर शाह और उनके 32 साल के पुत्र रघुनाथ शाह बंदी बना लिए गए। जबलपुर शहर में अब भी वह स्थान है जहां पिता पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। 18 सितंबर 1857 को दोनों की अलग अलग तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। दोनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। देश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। अक्टूबर 1922 में टाउन हॉल स्थित नगरपालिका सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराया गया। आज के लिए जबलपुर की कथा यहीं तक। अगले हफ्ते जबलपुर की अनसुनी कहानियां और कई अनसुनी बातें हम आपको फिर से बताएंगे, जिसका आप इंतजार करिए। तब तक के लिए डॉक्टर भल्ला का नमस्कार।